नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की। दरअसल शिवराज सरकार 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की 2 करोड़ से अधिक आदिवासियों को साधने की कोशिश हो रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि बीजेपी को आदिवासियों का साथ नहीं मिला था और यह कहा जाता है कि यहां पर बीजेपी ने पिछली बार चूक की थी। ऐसे में इस गलती को बीजेपी 2023 में बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहती है। पिछले उपचुनाव के जो नतीजे आए उससे बीजेपी को हौसला जरूर मिला होगा, क्योंकि आदिवासी सीटों पर यहां पर बढ़त मिली भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस कार्यक्रम के क्या मायने हैं जो होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसमें आ रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आदिवासी मध्य प्रदेश के लिए कितने हैं और क्या इस सम्मेलन से आदिवासी वोटर्स का भारतीय जनता पार्टी दिल जीत पाएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के इस उपचुनाव में आदिवासी समाज का अच्छा खासा समर्थन मिला। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी को इन्हीं आदिवासी वर्ग की वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। उन्होंने हमेशा जनजातियों को सिर्फ चुनाव का मुद्दा और वोट बैंक का आधार माना है। यही कारण है कि वो इस संकुचित मानसिकता के साथ जनजाति के जो बंधु हैं उनको देखते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, चाहे आदिवासी महिला हो, चाहे वहाँ पर उद्योग स्थापित करना हो, उनको स्वास्थ्य सहायता समूह से जोड़ना हो या बच्चों की उच्च शिक्षा हो, सबको वहन करने का और सबको आगे बढ़ाने का काम जो है माननीय शिवराज जी की सरकार कर रही है और निरंतर करती रहेगी। इस जनजातीय महासम्मेलन में करीब 2 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी की जा रही है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल के अलावा 13 आदिवासी नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी के इस बड़े राजनीतिक प्रयोग पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रशासनिक शो है, आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी और साधारण लोग। मोदी जी भी आ रहे हैं सर। तो ये तो मोदी जी ने तो सब जगह इवेंट मैनेजमेंट होता है, केदारनाथ गए इवेंट मैनेजमेंट, तो इसमें क्या रखा है। आदिवासी, आज के आदिवासी बहुत समझदार है, बहुत आगे लगा और वो समझते हैं क्या कलाकारी है और क्या हकीकत है सब। कुल मिलाकर बीजेपी इस महासम्मेलन के जरिए मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जो 230 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों पर असर डालती है। टीम न्यूज स्टेट। तो फिलहाल ये स्थिति है और आदिवासियों को मध्य प्रदेश में साधने की कोशिश हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के और विक्की खोंगल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत उमेश शर्मा जी आपसे ही, कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके मायने क्या कुछ हैं। क्या 2018 में जो चूक हो गई उसको सुधारने की कोशिश है, क्योंकि विपक्ष कुछ ऐसे ही आरोप लगा रहा है। नहीं लोकेन जी, मैं बहुत विनयशीलता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में एक तो कोई हमसे चूक नहीं हुई थी, क्योंकि लोकतंत्र की स्वाभाविकता है, जनता जो होती है वो अपना निर्णय स्वयं करती है। ये ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि जनजाति बाहुल्य की जो सीटें थी और जो आरक्षित वर्ग की सीटें आदिवासी बंधुओं के लिए होती है, उन 47 सीटों पर हमको आस्था नहीं मिल पाई थी। पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य उसके लिए नहीं है। ये कार्यक्रम तो मुझे लग रहा है कि मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूं कि चूक सुधारने का ये चूक है जो 50, 60, 70 सालों से देश में होती रही है। एक ऐसा वर्ग, जनजाति का वर्ग, जो समाज में गैर बराबरी का जीवन जी रहा है।
इस गैर बराबरी का जीवन जीने वाले आदिवासी वर्ग को समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त होना चाहिए, उनको वो महत्ता प्राप्त होना चाहिए जो समाज में अन्य वर्गों को प्राप्त हो रही है। ये वर्ग जो अपने अधिकारों से वंचित रहा है, उस अधिकारों से इस वर्ग को वंचित नहीं रहना चाहिए। इस आदिवासी वर्ग का जो गौरव है, जो इनका इतिहास है, उस इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक आदिवासियों के इतिहास के साथ मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण लेखन नहीं हुआ है और इनके साथ भेदभाव होता रहा है और समाज में बराबरी से भी वंचित। मैं इसी सवाल पे आता हूँ, मैं इसी सवाल पर उमेश जी अब आता हूँ और खास मेहमान जो है उनसे भी मैं सवाल लूंगा, क्योंकि दिक्कत तो यही है सर कि आप खुद मान रहे हैं कि इनका विकास नहीं हो रहा है। अब विकास का पैमाना क्या है सर? 15 साल से आपकी सरकार, केंद्र में 7 साल से ज्यादा की सरकार, फिर भी हम देखते हैं पलायन सबसे ज्यादा आदिवासियों का, जंगल जमीन की लड़ाई लगातार आदिवासी लड़ते हैं, फिर भी वहां पर घुसपैठ हो रही है बड़े बड़े माफियाओं की, कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, क्योंकि उनके लिए तो माफिया हैं जो लोग घुसते हैं वहां पर, उसके लिए बड़ी लड़ाई चलती है वहां पर, खनन को लेकर लड़ाई चलती है जो जंगलों में हो रही है। तीसरा सवाल ये कि धर्मांतरण इस वर्ग का काफी देखा जाता है जो खबरों में भी नहीं आता कई बार, और ये बात मध्य प्रदेश के कई मंत्री मान चुके हैं। तो इन चीजों को आपकी सरकार इन 15 सालों में क्यों एड्रेस नहीं कर पाई? अभी चुनाव हुआ ना सर अलीराजपुर जिले में, वो अभी भी पिछड़े जिलों में है जी, अभी भी पिछड़े जिलों में गिनती है उसकी। ठीक है लोकेश जी, मैं जवाब देता हूं। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न करे हैं, प्रासंगिक प्रश्न करे हैं और मुझे लगता है कि इन प्रश्नों पर तो देशव्यापी बहस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो 2-3 बातें आपने कही है, मैं एक एक बात का बहुत संक्षिप्त में उत्तर देता हूं, फिर अन्य मित्रों को आप अवसर प्रदान करिएगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे जोरदार पहल करी है वो ये कही है कि इस आदिवासी वर्ग का जो है न केवल सामाजिक रूप से अपितु आर्थिक रूप से भी उन्नयन होना चाहिए, और ये तब संभव है कि ये समाज के अंदर हम लोग शिक्षा का उजाला भी पहुंचा पाएंगे। तो जितने आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं जो ऊंची पढ़ाई करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने तय करा कि मेडिकल के कॉलेज में पढ़ने जाएंगे या इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ने जाएंगे या उनको विदेश का भी अवसर अगर उनकी योग्यता से प्राप्त होता है तो 40-50 लाख रुपए तक की अगर उनको फीस लगती है तो वो शिवराज जी की सरकार कर रही है। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण शिवराज जी की सरकार ने प्रस्तुत करे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के मैं बहुत सारे काम गिना सकता हूं, चूंकि समय की सीमा हो सकती है। आदिवासी बच्चे जो हैं आदिवासी अंचलों से निकल के महानगरों में पढ़ने आते हैं, जिला मुख्यालय पर पढ़ने आते हैं, संभाग मुख्यालय पर पढ़ने आते हैं, उनके लिए वहां पर छात्रावास की व्यवस्था करने वाली बात होती है। तो यहां तक शिवराज जी की सरकार चिंता करती है कि 37,000-40,000 रुपए जो है उनको अगर वो कमरा अलग से लेकर पढ़ने के लिए वहां पर रहेंगे तो वो भी सरकार चिंता करती है। इस प्रकार के बहुत सारे काम है लोकेश जी, मुझे लगता है कि मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय उस पर बीतेगा। पर एक बात है लोकेश जी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2-3-4 स्तर पर एक साथ काम कर रही है। एक तो इस बात का प्रयास करा जा रहा है कि समाज की मुख्य धारा में आए जो आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। दूसरा, इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा का जो अवसर है इनको अधिकतम प्राप्त हो पाए और उसके लिए जो अवेयरनेस और जनजागरण करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम करा जा रहा है कि आर्थिक रूप से भी इनको मजबूती प्रदान करनी जानी चाहिए, चाहे सहारिया हो या बहारिया हो या बेगा जाति के हो, 1,000 रुपए उनके खातों में सीधा डाला जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आदिवासी वर्ग के उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है उसने बहुत प्रतिबद्धता के साथ काम किया। और एक आखिरी बात लोकेश जी, जो ये कार्यक्रम 15 नवंबर का होने जा रहा है, तो इस 15 नवंबर के कार्यक्रम के माध्यम से जो जनजाति वर्ग है, जो जनजाति वर्ग का गौरव है, उस गौरव की स्थापना करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। अब 10, 15, 20 लोगों के नाम आदिवासी वर्ग के पराक्रमी और वीरों में गिने जाते हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये संख्या हजारों की तादाद में है। केवल बिरसा मुंडा तक ठहर कर नहीं रह जाती है, टंटिया भील जी तक, रघुनाथ साह तक, शंकर साह तक, भीमा नायक तक, तो 10-15 लोगों के उदाहरण इतिहास में हमको मिलते हैं। पर मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में इनकी शहादतें, इनके बलिदान है, इनकी वीरता है और इन्होंने अपने जंगल और जमीन के लिए जीवन भर संघर्ष करा है। तो मुझे लग रहा है कि इनको सम्मान प्रदान करना हमारे इस आयोजन का उद्देश्य है। ठीक, जयंत वर्मा जी के पास में आ रहा हूं। जयंत वर्मा जी, एक बड़ा कठोर सवाल ये कि क्या ऐसा तो नहीं कि आदिवासी महज वोट बैंक बनकर रह गए, या उनकी जरूरत आपकी नजर में क्या है? क्या वो चाहते हैं मुख्य धारा में जुड़ना, या वो चाहते हैं कि उनकी जो जंगल है, उनकी जो जमीन है वो उनके पास रहे? यहां पर एक कंफ्यूजन है क्या कि उनकी चाहत क्या है, असल में वो क्या चाहते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है।
देखिए लोकेन जी, जो जनजातीय समाज है वो उसके लिए भूरिया कमेटी की एक रिकमेंडेशन आई थी, जिसमें जो पंचायती राज कानून है उसको जो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए अलग से बनाया जाएगा, जिसमें ग्राम सभा सर्वशक्तिमान होगी। वो आपसी अपने विवाद जो हैं वो अपनी परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार निपटाएंगे। तो अब वो जो कानून आया था सन 96 में आया था, आज 25 साल हो गए। अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जबलपुर में कहा था कि हम पेशा कानून को लागू करेंगे। तो पेशा कानून जो है वो आदिवासी के जल जंगल जमीन के ऊपर जो उसके अधिकार हैं, अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए अपना जीवन चलाने की बात है। वो उनका गौरव तभी होगा जब वो अपनी परंपरा के अनुसार चलेंगे। और उसके लिए जो कानून बना था वो कानून 15-16 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर उसने लागू नहीं किया है और इच्छा भी नहीं है ऐसा लगता है लागू करने की, क्योंकि उसमें यह है कि जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ जो जंगल है वो जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा अपना कब्जा किया हुआ है, जबकि 5वीं अनुसूची में लिखा है कि जो पूरा का पूरा जनजाति 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं वहाँ पे ट्राइबल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो फॉरेस्ट भी ट्राइबल सेंट्रिक होना चाहिए। वहाँ की ग्राम सभा तय करे कि वहाँ का फॉरेस्ट कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन से पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनके गौरव के लिए बड़ी ज़रूरी हैं और जिससे उनकी स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकेंगे। जल जंगल जमीन पे उनका अधिकार होगा, परंतु इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। केवल ये शिगुफेबाजी हो रही है कि भाई हम ये गौरव लिख देने से नहीं होता है। उनके जनजातीय समाज के जो जीवन जीने के जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर उनका हक कैसे मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि ये अधिकार देने में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्रों के जितने भी रिसोर्सेस हैं वो कॉरपोरेट्स को देना चाहते हैं, तो इसलिए वो आदिवासियों को नहीं देना चाहते हैं। बस यही एक बात है। तो मुझे लगता है ये गौरव दिवस मना लेंगे, परंतु जब तक पेशा कानून लागू नहीं होगा और जब तक वो अपनी परंपराओं के अनुसार अपनी जीविका चलाने के लिए योग्य नहीं बनेंगे, लॉ डिपार्टमेंट को उसके अनुसार वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, ग्राम सभाओं को न्यायपालिका के अधिकार देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किया जाना जरूरी है और मुझे लगता है कि ये काम मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। विक्की खोंगल जी, आप लोगों ने तो विधानसभा में खूब हंगामा किया, उसके बाद हमने देखा लगातार ये मुद्दा उपचुनाव में भी गूंजा, लेकिन आप लोगों को सफलता हाथ नहीं लगी सर। तो और सबसे बड़ी दिक्कत है कि छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र होता है। छिंदवाड़ा से ये रिपोर्ट है कि बहुत सारे आदिवासियों ने पलायन किया वहां से। तो वहां पर अगर आदिवासियों का ख्याल नहीं रख पाई कांग्रेस पार्टी, इतने साल तक वहां से सांसद रहे कांग्रेस के, उसके बाद जब सरकार आई तो ये आरोप लगता है कि आपने तो सारा सिस्टम ही छिंदवाड़ा में लगा दिया, उसके बाद भी वहां से रिपोर्ट की पलायन होता है। तो क्या वाकई आदिवासियों की फिक्र कांग्रेस पार्टी को है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को निरंतर पिछले 70 सालों से आदिवासियों की फिक्र है और इन 70 सालों का उल्लेख करने में मुझे गर्व होता है इस बात पर कि आज आदिवासी भाइयों की जल जंगल जमीन के लिए, चाहे वो कानून लाने की बात हो, वनाधिकार कानून लाने की बात हो 2006 में, चाहे आदिवासियों के उन्नयन के लिए कार्य करने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने प्रतिबद्धता के साथ उस कार्य को किया है। बड़ा सवाल ये है लोकेंद्र भाई कि आज गौरव दिवस जो 15 तारीख को मनाने की बातें हो रही है, जो एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या उस प्रदेश के अंदर गौरव के साथ हमारा आदिवासी जी रहा है? जिस प्रदेश में एनसीआरबी की स्वयं केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये प्रदेश आदिवासियों के उत्पीड़न में नंबर 1 की पोजीशन पर है। आदिवासियों की हजारों की संख्या में आदिवासियों की मासूम बच्चियां, नाबालिग बच्चियां गायब है इस मध्य प्रदेश में। क्या हुआ उन बच्चियों का? 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद रिक्त हैं हमारे आदिवासी भाइयों के, जिसको भरने के लिए पिछले 17 सालों में कोई प्रयास नहीं किया गया। अलीराजपुर, जहां पर अभी जोबट का उपचुनाव था, वही अलीराजपुर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि वो अलीराजपुर जो है वो देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। आज ये सारे सवाल जो है, चयनित शिक्षकों की बात करें,
आदिवासी बच्चों पर इसी भोपाल के अंदर लाठियां बरसाई गई, बहनों को, आदिवासी बच्चियों को बहनों बालों से पकड़कर खींचा गया। इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है इस प्रदेश के अंदर, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आदिवासियों के लिए गौरव दिवस के रूप में आ रहे हो, लेकिन आदिवासियों को गौरव के साथ जीने के लिए पिछले 17 सालों में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। आप उनके रोजगार उन्नयन के लिए आपने क्या किया? अगर आदिवासी बहुल्य जिलों की मैं बात करूं, एक आदिवासी बहुल्य जिले के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर डेवलप किया गया हो और उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। जो झाबुआ और अलीराजपुर जैसे आदिवासी के अंदर जो बेल्ट में जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ है वो कांग्रेस के जमाने में हुआ है। वो कांग्रेस का ही दौर था कि आदिवासियों को हजारों की संख्या में प्रतिनिधित्व मिला, चाहे वो चुनावों के माध्यम से हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो। प्रतिनिधित्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस प्रकार से आज मुरलीधर राव के राष्ट्रीय प्रभारी, मध्य प्रदेश के प्रभारी, जिस प्रकार से आज कह रहे थे कि बनियों को और ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी की जेब में रहते हैं, क्या आप उसी प्रकार से आदिवासी भाइयों को भी अपनी जेब में रखना चाह रहे हैं? इसीलिए शायद इस प्रकार का गौरव दिवस और इस प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट करने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल उमेश शर्मा जी, दो सवाल हैं। एक तो जो जयंत फरमान जी ने उठाया कि उनके अधिकार देने में दिक्कत क्या, आपकी सरकार तो इतने सालों से चल रही है, केवल घोषणा भर होती है, जबकि जब 1996 में पेशा की बात कही गई थी तो ये कहा गया था कि बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने हाशिए पर रखा है इस कानून को। दूसरा ये जो क्राइम की बात सामने आ रही है कि आदिवासियों के खिलाफ क्राइम है, उसमें कन्विक्शन तक नहीं हो पाता है। एनसीआरबी का जिक्र किया यहां पर विक्की कोंगल जी ने, इस पर सर आपका रिएक्शन? प्रश्न था जो मानी ने भी उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रतिबद्ध दिखाई नहीं दे रही है पैसा एक्ट को लागू करने के बारे में। हम मन, वचन और कर्म तीनों से इस बात को लागू करने के लिए तैयार है, पर उसके अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। पैसा एक्ट के बारे में अपने संकल्प को मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अभी हाल में ही दोहराया, माननीय ने उसके बारे में उल्लेख भी करा था। पर यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आदिवासी बंधुओं की केवल ग्राम सभा बना देने भर मात्र से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या ये बात का भी विचार नहीं करना पड़ेगा कि नक्सलाइट मूवमेंट जिस तरह से चलाए जाते हैं और जिस तरह से आदिवासियों के सारे अधिकारों को एक नक्सलाइट मूवमेंट के नाम पर हायर कर लिया जाता है और आदिवासियों का केवल चेहरा रहने दिया जाता है और बाकी की सारी गतिविधियां करने वाले दूसरे लोग होते हैं। तो जो आदरणीय का प्रश्न था या आशंका थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सारी चीजें दे दी जाएगी, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और बहुत प्रतिबद्धता के साथ इस काम को किया जाएगा। और जो विक्की कोंगल जी ने कहा था, तो वनाधिकार पट्टों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने 4 कदम आगे बढ़कर काम किया है और अभी जो विशेष मदद दी गई है 275(1) के अंतर्गत, उस केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 45,000 करोड़ रुपए के लगभग आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, माफ करिएगा, 450 करोड़ रुपए की अभी मदद पहुंचाई गई है। और जहां तक वनाधिकार पट्टों का मामला है, वनाधिकार पट्टे देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार देश में नंबर 1 पर है। एनसीआरबी की जिस रिपोर्ट के बारे में विक्की जी बता रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों में उत्पीड़न के मामले ज्यादा हो रहे हैं, पहले यह होता था कि अपराधों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करी जाती थी और आदिवासी बंधु थानों पर जाता था। और एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आदिवासियों का जो उत्पीड़न के मामले आए हैं वो उत्पीड़न किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने नहीं कराए। आदिवासी बंधुओं के आपसी संघर्ष होते हैं, उनकी जो अपनी जातीय वैमनस्यता होती है, आपस के अंदर उनकी जो मारपीटें होती है, उसके कारण इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। तो आदिवासियों का उत्पीड़न कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, आर्थिक कारणों से कर रहा है या सामाजिक कारणों से कर रहा है या जातीय विद्वेष के कारण कर रहा है, तब तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। पर आपसी जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के कारण इस प्रकार के अपराधों के आंकड़े बढ़ते हैं और इसलिए बढ़ते हैं कि अब कोई भी एक भी थाना जनजाति क्षेत्र का ऐसा नहीं है कि जहां पर आदिवासी बंधु जाएगा और रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर उसको वापस आने दिया जाएगा। और अगर ऐसा कहीं होता है तो तत्काल थाने के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करी जाती है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी बंधुओं के भीतर एक सुरक्षा का भाव देने का और विश्वास जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लोकेंद्र जी, बखूबी करा है। और जो 15 तारीख के कार्यक्रम के बारे में कहा जा रहा है कि एक इवेंट की तरह आदिवासी वर्ग हो या उमेश जी, लेकिन एक बात बताइए सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आज हम जनजातीय गौरव दिवस की बात कर रहे हैं, ये इवेंट क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है? इसका मतलब गौरव कहीं ना कहीं या तो उनका कम हुआ है और हमें वापस वो चीज लाने की कोशिश करनी पड़ रही है, दिखानी पड़ रही है,
क्योंकि ऐसा लगता है कि जो उनकी असल जरूरत है उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में आदिवासी पलायन कर रहा है और पलायन कर कर वो महज मजदूर भर रह जा रहा है, शहरों में आकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गुम हो जा रहा है, उसका गौरव खुद ही छिन जा रहा है वहां से। नहीं लोकेन जी, ये पूरा सत्य नहीं है। एक तो मैं आपकी बात का जवाब दूं कि जो गौरव दिवस क्यों मनाया जा रहा है, उनका गौरव जो है वो विस्मृत नहीं है, पर उनके गौरव का पुनर्स्मरण कराना आवश्यक है और समाज के प्रत्येक वर्ग को बार बार ये अनुभूति कराना पड़ेगी कि आदिवासी वर्ग जो है और आदिवासी समाज जो है वो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए तत्पर है और उसको समाज की मुख्य धारा में लाना हम सबका उत्तरदायित्व है, केवल सरकारों का उत्तरदायित्व नहीं है। तो इस प्रकार के आयोजन जब करे जाएंगे, और मुझे लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती का चयन करा गया, तो कहीं ना कहीं एक भ्रांति का जो निर्माण करा गया था कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के बारे में कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रम पैदा कर दिया कि विश्व आदिवासी दिवस है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा में वो मूल निवासी दिवस है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का जो गौरव है, और गौरव भी बहुत मुझे लग रहा है कि उनकी ऐतिहासिक जो यात्रा रही है वो बहुत ही गौरव करने योग्य है, तो उसका पुनर्स्मरण कराना आवश्यक है। और इस प्रकार के आयोजन जब सत्ता के द्वारा करे जाते हैं, सरकार के द्वारा करे जाते हैं और देश का सर्वोच्च नेता अगर उसमें उपस्थिति दर्ज कराता है, तो मुझे लगता है कि केवल देश भर का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा, पूरी दुनिया का ध्यान उसके बारे में आकृष्ट होता है। ये बताइए सर, हम आदिवासियों की इतनी बात कर रहे हैं, कौन सा बड़ा नेता निकलकर हाल फिलहाल में सामने आया है, या बीजेपी में कौन से ऐसे नेता हैं जो आगे जाकर किसी बड़े पद पर हम बैठेंगे और लीड करेंगे इस पूरे समाज को, या उनकी बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाई देती है? निश्चित रूप से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आदिवासी वर्ग के नेता निकल कर आए हैं। फग्गन सिंह मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। कितनी सक्रियता है उनकी, आदिवासियों के लिए कितनी सक्रियता है? वे उसी जाति वर्ग से आते हैं। आप उसी जाति वर्ग से आने वाले नेता से उस तरह की अपेक्षाएं नहीं करी जाती है कि वो अन्य नेताओं की तरह बहुत तेजी से सारे काम कर पाएंगे। पर फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासी बंधु और बहनों के कल्याण के लिए निरंतर काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पर्याप्त स्थान दिया है, केंद्रीय मंत्री के रूप में वे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बात की चिंता करती है, और यही कारण है कि इस समय भी जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं लोकेन जी, चाहे जोबट का चुनाव का परिणाम आया हो, लगभग ऐसी 47 सीटें हैं जो आदिवासी बंधुओं के लिए आरक्षित है, और उसके अलावा भी ऐसी सीटें बहुत सारी हैं 32-35 की जो 50,000 से ज्यादा जहां आदिवासी वर्ग निवास करता है। खंडवा लोकसभा का जो अभी हमने चुनाव देखा, वहां पर आदिवासी वर्ग बहुत बड़ी संख्या में निवास करता है। वो सीट यद्यपि सामान्य वर्ग की थी, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पर जनजाति बंधुओं का जुड़ाव रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जयंत वर्मा जी, मैं जो सवाल यहाँ पर पूछा शर्मा जी से, वही आपसे पूछता हूँ कि आदिवासियों का गौरव क्या वाकई अब वो गौरव रहा है, या उसे वो खुद समझ पा रहे हैं ठीक तरीके से, या मुख्य धारा से अगर हम उन्हें जोड़ रहे हैं तो सही तरीके से वो जुड़ पा रहे हैं? चलिए जयंत वर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ये किससे सवाल? ये आपसे ही था सर, आपसे ही था। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो हाँ, अच्छा, तो ये मुख्य धारा में जैसा कि मैंने अभी कहा था, जो दिलीप सिंह भूरिया जी थे, जो बहुत बड़े वहाँ के झाबुआ के सांसद रहे हैं, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, एक तो पेशा कानून बना था, और दूसरा जो नगर पालिका है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, उसके लिए एक म्युनिसिपल एक्ट फॉर शेड्यूल्ड एरिया, मेसा कानून, वो बनाना है। तो वो कानून भी अभी तक नहीं बना है, केवल कागजों पे रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि पेशा कानून को उसकी, लेकिन शर्मा जी तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने सारी चीजें छोड़ दी ग्राम सभाओं के भरोसे, तो नक्सलवाद फैल सकता है। नक्सलवाद मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, और ये इसी बहाने से तो 15 साल से टाल रहे हैं, और ऐसे ही चलता है। कहाँ पे नक्सलवाद आ रहा है? सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि नक्सलवाद को रोक सके क्या? ऐसे नहीं हो सकता है कि नक्सलवाद आ जाएगा। ये तो सब बहानेबाजी है, और ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बात है। उमेश जी रिएक्ट करेंगे इस पर, फिर मैं नक्सलवादी से सवाल। नक्सल को यदि आदिवासी से जोड़ा जाता है तो ये भी एक ठीक, हाँ, नहीं जयंत जी, नक्सलवाद को आदिवासियों से तो नक्सलवादी जो आदिवासी क्षेत्र में इसीलिए जा रहे हैं कि सरकार उनके साथ वहां अन्याय कर रही है। उमेश जी बोलिए। नहीं,
नक्सलवाद को मैंने सीधा, मेरा केवल आशंका इतनी सी थी जयंत जी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे शने शने इन सारे अधिकारों को दिया जा रहा है। और पैसा एक्ट के बारे में जयंत जी ने अभी स्वयं कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने उस संकल्प को, उस प्रतिबद्धता को दोहराया है और पैसा एक्ट को वहां पर लागू किया जा रहा है। अब सारे अधिकार धीरे धीरे आदिवासी बंधुओं को दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। राशन की जो दुकानें, राशन का वितरण जो है लोकेन जी, वो आदिवासी बंधु करेंगे। उस राशन का वितरण करने वाला वाहन वो भी आदिवासी बंधुओं का होगा। उन राशन को वितरण करने वाली जो एजेंसियां होंगी उसके सारे अधिकार भी आदिवासी बंधुओं के पास होंगे। तो मुझे लग रहा है कि आदिवासी मैं खुंगल जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। खुंगल जी, अब अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो इस पर राजनीति करने से अच्छा है कि क्यों ना इसका हिस्सा बना जाए। तो केंद्र जी आदिवासियों के मान की बात कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी हमारे सीनियर हैं, लेकिन जो आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया मैं उस पर सवालिया निशान सबसे पहले उठाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वनाधिकार के पट्टों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 की पोजीशन पे, जिस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। सबसे पहली बात तो जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई उस समय में लगभग 3,55,000 केसेस पेंडिंग थे, लंबित थे वनाधिकार कानून के। अगर आपने सीरियस लिया होता तो 6 लाख पट्टों में से 3.5 लाख से ज्यादा पट्टे आपके जो है पट्टों के जो प्रकरण है वो लंबित ना होते, पेंडिंग ना होते, अगर आपने उस वनाधिकार कानून को सीरियस लिया होता। ऐसा एक्ट को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या, उसकी अनुशंसाओं को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी के, ये मेरा सीधा आरोप है कि इनके शासनकाल के अंदर जिस प्रकार से आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ है, जिस प्रकार से अवैध उत्खनन आदिवासी क्षेत्रों के अंदर हुआ है, उस पर सबसे। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही है, रोक रहा हूं मैं आपको। सभी का शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो आदिवासी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, उनका उत्थान भी होना चाहिए और उन्हें वो गौरव भी मिलना चाहिए जिसके वो पूरे हकदार हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।